कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडक्शन। यानी हमारा आज का टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब सीधा से एक लाइन बोलूं तो दूर से है ना, विदाउट कॉन्टैक्ट। दूर से बिना कॉन्टैक्ट के। तो दूर से जो चार्जिंग हो रही है उसको हम कहते हैं इंडक्शन, विदाउट कॉन्टैक्ट। और जब नेचुरल है, जब कॉन्टैक्ट से नहीं हो रही है तो नेचुरल है फोर्स से हो रही होगी। किससे हो रही होगी? जिसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं, ड्यू टू फील्ड फोर्स, है ना, ड्यू टू फील्ड फोर्स। ठीक है, ओके। कैसे हो रहा है? तो दो पॉसिबिलिटी है। इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कैसे होता है एक, और दूसरा इन इंसुलेटर। यानी कंडक्टर के अंदर चार्जिंग कैसे होती है? बाय इंडक्शन। इंसुलेटर के अंदर चार्जिंग कैसे होती है? बाय इंडक्शन। तो जब हम बगल में, किसी बॉडी के बगल में चार्ज रखते हैं, तुम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रख सकते हो, मैंने पॉजिटिव रखा है इसके लिए और इसके लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैंने एक चार्ज रख दिया, सही। तो इसके कारण यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। जबकि ये कौन है? कंडक्टर। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्या होता है? फ्री, कहीं भी मूव कर सकते, कोई अपोजिशन नहीं है। यानी इस पे कोई फोर्स अंदर कंडक्टर के कारण नहीं लग रहा है। तो बाहर वाला जब इसमें फोर्स लगाएगा तो केवल इस फोर्स के कारण ये बॉडी, ये चार्ज इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं? और ये जो मीडियम है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब नहीं लगा रहा है तो ये मूव करके उधर चला जाएगा, और चला जाएगा तो ये चुपचाप आके यहाँ पे इकट्ठा होगा कि नहीं? लेकिन इस इकट्ठा होने के प्रोसेस में जब ये इधर आएगा तो इफेक्टिवली इधर क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, बच जाएगा ना। और जब बच जाएगा तो हर अगला आने वाला चार्ज, हर अगला आने वाला चार्ज पहले से बैठे हुए चार्ज से रिपेल किया जाएगा। इधर देखो, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ध्यान दो, मैंने कहा नहीं चार्जिंग नहीं पढ़ा, इस चैप्टर की फीलिंग है, बोला था ना कल। ध्यान से देखो उसको, ये दूर तक साथ देगा, बहुत दूर तक। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये चार्जिंग नहीं है ना, ये दूर तक साथ देगा, ध्यान से ना। तो मैंने कहा बाहर चार्ज रख दिया, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या खास बात है? फ्री इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगता, और जब कोई फोर्स नहीं लगता तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यही फोर्स केवल जो लग रहा है, लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये आगे आएगा यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और अब इकट्ठा होने वाला चार्ज एक फोर्स लगाना शुरू करेगा, करेगा कि नहीं? तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो एक्सटर्नल है, जबकि वो ये फोर्स इंटरनल है कि नहीं? ये एक्सटर्नल फोर्स और वो क्या है? इंटरनल। शुरू में इनिशियली F external will be greater than F internal, है कि नहीं? लेकिन फाइनली चार्ज आके यहाँ पे और इकट्ठे हो जाएंगे ना, यहाँ पे और चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और जब चार्ज इकट्ठा ही हो जाएगा
तो क्या होगा, धीरे धीरे ये अंदर वाली जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो बढ़ती जाएगी, या अंदर वाला जो है चार्ज उसके कारण अपोजिशन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल विल बी बैलेंस्ड बाई एफ इंटरनल, है कि नहीं। और जब एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के बैलेंस के बराबर हो जाएगा, यानी Q इंटू ई एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू ई इंटरनल होगा। Q से Q कट जाएगा और हमें एक चीज मिल जाएगी कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी फाइनली दैट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन E एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू E इंटरनल। अरे मेरी बात समझ में आई। और जब दोनों जब सेम है, E एक्सटर्नल इक्वल टू E इंटरनल, तो साफ दिख रहा है कि नेट जो फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर वो हमेशा क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो जाएगा, तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। क्या ये बेसिक समझ में आया। तो किसी भी कंडीशन में कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अपोजिशन इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या मतलब है ये, अपोजिशन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी जो कॉज है उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ही कॉज के असर को पूरा पूरा खत्म कर देगा। या ये कहो कि अगर मैं कॉज को और बढ़ाऊंगा तो इफेक्ट और बढ़ के खत्म करेगा, कॉज को इनफाइनाइट कर दूंगा तो इफेक्ट को भी इनफाइनाइट होके, इफेक्ट भी इनफाइनाइट होकर उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कहने का मतलब अपोजिशन कितना है, इनफाइनाइट। अपोजिशन कितना है, इनफाइनाइट का मतलब समझ में आता है, इनफाइनाइट नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है सबको कैंसिल करना है उसको। तो तुम अगर इनफाइनाइट चार्ज लगाओगे बाहर तो अंदर इनफाइनाइट चार्ज इकट्ठा होके अपोज कर देगा। इसका मतलब अपोजिशन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। हो सकता है ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। इनफाइनाइट हो सकता है, मेरी बात समझ में आई, फिर समझ में आए। बाहर वाला जो चार्ज है उसके कारण ही अंदर वाला चार्ज इकट्ठा हुआ। बाहर वाले चार्ज ने क्या किया, तुम सोच के देखो, किसी इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये बाहर वाला चार्ज कह रहा है आओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, मत आओ, जाओ। ये पॉजिटिव क्या कह रहा है, हाँ हाँ इधर ही आओ। तो ये दोनों मिलके एक अंदर एक फोर्स लगा रहे हैं जो बाहरी फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज। इनिशियली मान लो ये तगड़ा है इसका फोर्स, तो तगड़ा है तो इलेक्ट्रॉन चलाएगा इधर और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये वाला बढ़ जाएगा ना। अभी भी कमजोर है तो और चलाएगा और चलाएगा, कब तक आएगा, जब तक ये आना बंद ना हो, मतलब फोर्स बैलेंस ना हो जाए। फोर्स बैलेंस होने का मतलब क्या है, इंटरनल फील्ड या इंटरनल इफेक्ट मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल इफेक्ट। इसका मतलब इंटरनल इफेक्ट कितना डेवलप होगा, इंटरनल इफेक्ट कितना डेवलप होगा, इंटरनल इफेक्ट उतना ही डेवलप होगा जितना कि बोलो एक्सटर्नल को कैंसिल करे। तो इंटरनल इफेक्ट अगर इनफाइनाइट, एक्सटर्नल इफेक्ट इनफाइनाइट है तो इंटरनल इफेक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। एक छोटा सा एग्जांपल बोलो तो फ्रिक्शन विथ इनफाइनाइट औकात। सोचो, तो तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा डेवलप होगा, तुम और फोर्स लगाओगे तो और डेवलप हो जाएगा, तुम पूरा मेहनत लगाओगे तो भी नहीं टूटेगा। फ्रिक्शन विथ इनफाइनाइट औकात, है कि नहीं। वैसे काम कर रहे हैं ना, ये अपोज कर रहा है ना। अरे बोलो बच्चों, तो ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, क्या करने की, अपोज करने की, ये प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर में क्या होती है, इनफाइनाइट। अपोज करने की कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये लाइन समझ में आई अभी, अपोजिशन इनफाइनाइट हो सकता है ना। या ये कहूं कि अपोज करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी लाइन समझ में आ रही है, इनफाइनाइट है। भले ही वो करे ना करे लेकिन इनफाइनाइट है। जैसे फ्रिक्शन, मैंने फिर बोला तुम 10 न्यूटन लगा रहे हो, अगर कैपेसिटी उसकी इनफाइनाइट है, तुम 10 न्यूटन लगाओगे तो वो 10 न्यूटन सपोज करेगा, तुम 20 न्यूटन लगाओगे तो 20 न्यूटन सपोज करेगा, तुम ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा सपोज करेगा अगर कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी कैसी है, इनफाइनाइट। सही है। स्टोरी पे जाओ, मैथ्स पे, फिजिक्स लिखने पे मत जाओ, समझ गए। तुम लोग क्यों फंस गए अभी, देख ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई। उसमें भाई बाहर चार्ज है, अंदर एक चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन का कह रहा है इधर आ, वो पहला आ जा रहा है, फिर ये दूसरे को कह रहा है इधर आ, दूसरा भी आ जा रहा है।
ऐसे करते करते यहाँ पे इकट्ठे हो जाना, उधर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाना। धीरे धीरे इनको क्या लग रहा है, पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा है, अभी मत आना, तू चल उधर रहे, तो भी वो बात नहीं मानेगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आ जाएगा और आ जाएगा, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब अंदर वाला इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बाहर वाले को क्या कर दे, अपोज कर दे। और ये हमेशा किस में होता है, कंडक्टर, यानी कंडक्टर में अंदर इफेक्ट पूरा पूरा जीरो हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सुनाई दिया, बस सिंपल सी बात कंडक्टर का। हाँ, मैं इंडक्शन पढ़ा रहा हूँ। इंडक्शन में अभी भी शुरू हुआ है कि इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट होता है, कल पढ़ा था कांटेक्ट के साथ। विदाउट कांटेक्ट का मतलब चार्ज को बाहर रखा, और चार्ज को बाहर रखा तो कंडक्टर पे उसका असर कैसे होता है वो अभी डिस्कस करें। तो कंडक्टर पे असर कैसे होता है, एक चार्ज को वो खींचेगा, आगे इकट्ठा हो जाएगा, दूसरे चार्ज को खींचेगा तो आगे इकट्ठा तो होगा, लेकिन पहला चार्ज कहेगा कि मत, तीसरे चार्ज को लाओगे तो दो लोग कहेंगे मत भाई, धीरे 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 यहाँ पे आके बैठने वाले बढ़ जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे बैठने वाले इतने हो जाएंगे कि इसके बुलाने के असर को ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि आगे इकट्ठे हो गए ना। उस कंडीशन में ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आएगा कि नहीं। उसके बाद फर्दर ना ये बुलाएगा ना ये धक्का देगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को ये बुला रहा है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। जब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही ये इक्वली स्ट्रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसा चार्ज हो जाएगा बॉडी। इसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बस खास बात क्या है कि इसमें नेट चार्ज जीरो नहीं होता, एक फेस अलग नेचर का होता है, दूसरा फेस अलग नेचर का होता है, बस यही है। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, पहला पॉइंट क्लियर। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन तो छोटी बात है, मैं उसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं उसको, तो छोटी बात। अब इसके बाद ये दूर तक काम आएगा हमारे, ये हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। कैपेसिटर में कितना चार्ज अंदर इंड्यूस होता है वो भी निकालना होता है, ये चार्ज क्यों होती है, ये कितना इंड्यूस होता है, अंदर फील्ड कितनी होती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीजें काम आएगी। तो ये बेस है, और बेस नहीं जबरदस्त बेस है, मतलब हर लेक्चर में इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए इसको तो पूरा फील कर ही लो। समझा पाएंगे, ये प्रूव कर रहा हूं कि फाइनली दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन का चलना बंद होगा। और इलेक्ट्रॉन का अगर चलना बंद होगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लग रहा है, या तो बाहर या इंड्यूस अंदर वाला, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, किस केस में, कंडक्टर के केस में। किस केस में, अब मुझे उधर बताना, इंसुलेटर में। इंसुलेटर में कौन है, इंसुलेटर में है मम्मी के चारों कौन, बेटा चक्कर लगा रहे, ये पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, और ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहा है, इधर आ। तो ये जो मम्मी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, पकड़ के रखी है, नहीं जाना। तो क्या होगा, ये बन जाएगा थोड़ा पोलर। क्या बन जाएगा, पोलर। यानी इलेक्ट्रॉन को ये खींच तो नहीं पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो पोलर बन जाएगा। समझो, केमिस्ट्री में सब जगह जरूरत है इसकी। भाई पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बाहर से कोई खींच रहा है तो एटम को तो नहीं खींचेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज तुम जब समझ रहे हो क्लाउड है, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना, तो शिफ्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं और हो जाएगा, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही रहेगा। सुनाई दिया। यानी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन भाग के चला गया था, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था, उसकी कोई मम्मी नहीं थी। यहाँ पे मम्मी है, मम्मी है तो जाने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही तो बाउंड है, वहां पे बता हुआ है। तो क्या हो गया, पोलर हो गया। क्या हो गया, मेटेरियल तो पोलर हो गया। यानी सारे मेटेरियल क्या हो जाएंगे, सारे एटम क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। समझ गए। तो पोलर होके क्या करेंगे, देखना, ऐसे पोलर हो जाएंगे। मैं थोड़ा कम बनाऊंगा जिससे समझ में आ जाए। नहीं, कंडक्टर में एकदम इलेक्ट्रॉन फ्री है, कोई मम्मी नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो किसी एटम से बंधा हुआ नहीं, इसीलिए कंडक्टर अलग माना जाता है इंसुलेटर के। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से अलग। सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से बंधा हुआ होता है, लेकिन कंडक्टर में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ नहीं है, या इलेक्ट्रॉन एटम से बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है। वो क्या है, फ्री। सुनाई दिया। यानी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं तुम चाहो तो। देखो, एक ऐसा समझो, मान लो एक आइसोलेटेड ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम है, आइसोलेटेड एटम, जिसमें अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे एक और आइसोलेटेड एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ये एटम जब बना होगा, मिला होगा मटेरियल, तो आपस में कंबाइंड हुए होंगे, यानी ये इनफाइनाइट घूम रहे होंगे। आइडेंटिकल एटम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर, मटेरियल बनाएंगे। तो जब ये आके आपस में कंबाइंड होकर मटेरियल बनाएंगे तो क्या होगा, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
का ऑर्बिट ओवरलैप करेगा, डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, जब इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो अंदर अंदर अभी भी चक्कर लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अंदर जा ही नहीं पाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो बाहर बाहर हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम सेमीकंडक्टर में इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे लेकिन सेमीकंडक्टर में और पढ़ेंगे। अब ये एटम कौन से हैं जो बाउंड हो गए, लेकिन ये एटम कौन से हैं जो किसी एटम से बाउंड नहीं है लेकिन मेटेरियल के अंदर है कि नहीं, बोलो बच्चों। ऐसे बहुत सारे एटम हो गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन, एटम कह रहा हूं सॉरी, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोला अभी, फिर से। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अंदर अंदर चक्कर लगा रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको अंदर जाने का एक तरह से मौका नहीं मिल रहा, या दूसरे वर्ड्स में कहे तो वो अब बाउंड नहीं मम्मी से, वो फ्री हो गए। क्यों फ्री हो गए, हॉस्टल में आ गए, समझ गए, तो फ्री हो गए, अपने मन का काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब मन का काम कर रहे हैं तो वो किसी घर से बंधे हुए, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसमें, एटम में। एटम से बाहर नहीं जा सकते लेकिन एटम में है, क्या बोल रहा हूं, मटेरियल से बाहर नहीं जा सकते, मटेरियल में है लेकिन एटम से बाउंड नहीं। मेरी बात समझ में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो हैं जो कभी उनकी मम्मी थी, मटेरियल बना तो क्या हो गया, फ्री हो गया। अब किसी पर्टिकुलर एटम से बंधे हुए नहीं लेकिन मटेरियल में है। अब कोई मटेरियल थोड़ा दूर रह रुक गया तो बनते समय मान लो मॉलिक्यूल यहीं पे आ गए, स्टेबल हो गए, तो पता चला कि सारे के सारे इसी में है, कोई बाहर नहीं गया, है कि नहीं। ये सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। और जो ऐसा हो गए वो कंडक्टर कहलाने लगे। यानी जब मटेरियल बना होगा, एक जनरल मटेरियल बना होगा, तो एटम कंबाइंड हुए होंगे, एटम कंबाइंड हुए होंगे तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया होगा, सब चक्कर लगा रहे होंगे, यानी बाउंड होंगे एटम न्यूक्लियस से, समझ गए। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होगा जिसमें किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होगा, वो बाहर बाहर जा रहे होंगे, सही है। ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं और ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर वो है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन बस थोड़ा और नजदीक आ जाता तो ये बन जाता, अगर ये मॉलिक्यूल्स थोड़े और एटम्स थोड़े और नजदीक आ जाते तो ये ओवरलैप कर जाता, फिर क्या हो जाता, वो क्या बन जाता, कंडक्टर। दूर दूर है तो सेमीकंडक्टर, पास पास है तो कंडक्टर, और बीच में कहीं ऐसे वर्ज पे है कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती तो भाग जाता। एनर्जी मिलने का मतलब दोनों लड़ रहे हैं तो एक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भाग जाता तो क्या बन जाता, कंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर कौन है, सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर से और कंडक्टर के बीच में है, यानी थोड़ी सी एनर्जी उसको कोई दे दे तो इलेक्ट्रॉन उसका निकल के फ्री हो जाएगा, अभी मम्मी के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ी सी एनर्जी दे दे वो भाग के बाहर निकल जाएगा। सेमीकंडक्टर कौन होता है समझ में। तो ये तो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, बाद में पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो क्या ये सबको समझ में आया। ये तो इंसुलेटर है, कौन है ये, यानी इंसुलेटर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग के साइड आ जाएगा और पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये पोलर होके ये दोनों देखो डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने डाइपोल। और कोई भी डाइपोल क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, डाइपोल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना, ऐसे बोलो बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, यानी वो डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। किधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जरा देखना। तो उसको समझने के लिए बुक कहती है कि ये चीज को समझने के लिए अभी डाइपोल पे मत जाओ, बल्कि अभी ऐसा कुछ दिमाग लगाओ अपना, छोटा सा बना देता हूं। कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे तो दिमाग खराब हो गया क्या मेरा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, नेगेटिव किसका ना, अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के नजदीक आता हुआ दिख रहा है और उसको हम कैंसिल कर देते हैं समझने के लिए। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया समझ में है, लेकिन उसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, सही है। हम मानते हैं कि इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा नेगेटिव, है ना, और यहां क्या बच जाएगा, ये भी तो वैसा ही हुआ ना। तो अंतर क्या हुआ इसमें और इसमें, क्या अंतर है,
इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे जितना यहाँ पे इकट्ठे हुए थे? नहीं, बधे हुए ना। तो ये रिलेटिवली कम इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन जाके इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। सुनाई दिया? यानी इंसुलेटर के केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो उतने नहीं हो रहे हैं जितने की कंडक्टर केस में। ऐसा क्यों हुआ वो देखो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक देखूं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर वाला कह रहा है चल इधर आ जा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए वो कह रहे हैं नहीं नहीं उधर मत जाना, और मम्मी भी कह रही है क्या उधर मत जाना। अरे मम्मी भी तो है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिवली मम्मी भी तो रोक रही है ना उसको। यानी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं देखूं इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, तो बाहर वाला यहां वाला चार्ज क्या कह रहा है, इधर आ जा। ये वाला क्या कह रहा है, मता, और मम्मी भी क्या कह रही है, मता। यानी अब दो लोग मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं, बोलो बच्चों। तो अगर दो लोग मिलकर उसको बैलेंस करें तो क्या होने वाला है बच्चों? यानी केवल फील्ड को अगर देखें, फील्ड, तो ये तो पक्का है कि एफ एक्सटर्नल जो फील्ड है, फोर्स नहीं फील्ड, वो ग्रेटर देन एफ इंटरनल है कि नहीं, इन इक्विलिब्रियम। यानी जब सब कुछ स्टेबल हो गया, स्टेबल होने के बाद ये दो लोग मिलके अकेले को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये अकेला तो इससे कमजोर है ना, तो ये अकेला इससे कमजोर है कि नहीं। तो जब ये अकेला इससे कमजोर है तो क्या करेगा, ये दिखाएगा ना, ये सिचुएशन है ना। और इसका मतलब क्योंकि ये दो लोग मिलके इकट्ठा इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो अकेला तो ये कमजोर है ना। इसका मतलब एक्सटर्नल जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, फोर्स का जो असर है उसको हम किसमें मेजर कर रहे हैं, फील्ड में, वो इंटरनल फील्ड से क्या है, ज्यादा है। तो एक एक्सटर्नल माइनस इंटरनल की एक नेट फील्ड बचेगी कि नहीं इंसुलेटर में, जो कि जीरो नहीं। कुछ समझ में आया? ये फील्ड क्या है, फोर्स का एक तरह से, फोर्स जिसके कारण लग रहा है वो फील्ड, उसको कह रहे हैं। याद रहेगा? बस काम खत्म। क्या चार्जिंग समझ में आया तुम्हें? क्या खास बात हुई? इसमें चार्ज ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, आके कंडक्टर में इकट्ठे होंगे कि नहीं, जबकि इन्वर्टर में जो चार्ज इकट्ठे होंगे थोड़े कम होंगे, क्योंकि ये फ्री है जबकि ये फ्री नहीं है। किस कारण से? बॉन्ड के कारण। जो बॉन्ड है वो उसको उतना फ्री होने नहीं दे रहा है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉन्ड और इंटरनल फील्ड मिलके बाहरी फील्ड को बैलेंस कर रहे हैं। तो केवल फील्ड को कंपेयर करें तो बाहर वाली फील्ड अंदर वाली फील्ड से स्ट्रांग है, इसलिए एक नेट फील्ड बच जाएगी। किधर की तरफ, बाहर वाले के डायरेक्शन में या अंदर वाले के डायरेक्शन में? बाहर वाले के डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब समझ गए यहां तक? क्या ये डिस्कशन समझ में आया अभी तक तुम्हें? तो ये हो गया डिस्कशन। अब तुम समझ गए हो कि चार्जिंग क्या होता है। ये चार्जिंग, अगर केवल चार्जिंग की बात करूं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मैंने बहुत कुछ बताया है। मैंने कहा अगले मतलब पूरे चैप्टर, 2 चैप्टर का ये बेस है। फील यहां से होगा, सही, फीलिंग यहां से आएगी पहली बार, और वो धीरे धीरे अप्लाई होगी बाकी सभी टॉपिक्स में, अलग अलग जगह पे, सही है। तो अभी केवल चार्जिंग की बात करो तो चार्जिंग क्या होती है वो क्लियर हो गया। चार्जिंग होती है कि बाहर कोई चार्ज रखोगे तो किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चला आएगा, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चला आएगा तो एक एंड नेगेटिवली और दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें कंपैरिजन करोगे तो कंडक्टर में चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा जबकि इंसुलेटर में चार्ज थोड़ा कम इंड्यूस होगा। क्यों होगा वो भी तुम्हें कारण समझ में आ गया है, क्योंकि अंदर जो है मम्मी बैठी है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रही, तो कम इंड्यूस होगा। समझ गए दो चीज? अब हम इसके आगे चलते हैं जो अगले चैप्टर में इसकी जरूरत है। सुनो, क्या तुम्हें ये अपोजिशन दिख रहा है? बार बार मैं अपोजिशन अपोजिशन कह रहा था, ध्यान से ना, ध्यान से, हाँ, समझने की कोशिश करना। क्या होता है, जैसे ये गांव है और मैं तमाशा दिखाने वाला आ गया, तमाशा दिखाने वाले समझ, बंदर लेके डमरू बजा के डब डब डब। तो मैं अगर गांव में आया तो क्या लगता है, जरा सोचो क्या होता है? भीड़ आ जाती है, बच्चों की आ जाती है ना, और मैं डब डब कर रहा हूं तो वो भी चलाते हो कर रहे हैं ना। यानी जो मैं करना चाहता हूं वो भी कर रहे हैं। तो मुझे सपोर्ट करें क्या? अपोज सपोर्ट करें ना। ऐसा ही होता है जब
मटेरियल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को घुसाते हैं। किसको घुसाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। समझो, यानी एक मटेरियल है, उसके अंदर हमने बाहर से एक मैग्नेट रख दिया और वो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर, अपने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर भेजा, वैसे ही जैसे तमाशा दिखाने वाला। और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे ही हैं जैसे बच्चे हैं, वो मेरे साथ मेरे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आई? वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनाई दिया? क्या यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। बाहर खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि इधर आ, अंदर वाले क्या कर रहे हैं? जाएगा क्या तू? ये अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंदर मटेरियल की टेंडेंसी है वो बाहरी फील्ड को अपोज करने की है। अरे मेरी बात समझ में आई? जबकि मैग्नेटिक फील्ड में जो टेंडेंसी है एक एक इलेक्ट्रॉनों की, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, रोटेशन होता है, वहां पे बाहरी फील्ड, कौन सी फील्ड? बाहरी कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने की है? सपोर्ट करने की है। वहां पे भी एक मटेरियल होता है जो थोड़ा अपोज करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन एक जनरल मटेरियल की बात करूं तो सपोर्ट करता है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आराम से हम पढ़ के रहे भाई, कहां कहां घूम रहे हैं। एक मिनट, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के असर को देख रहे हैं। एक चार्ज का जब रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है ये, लेकिन चार्ज जब मोशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या होता है? एक चार्ज ऐसे भागेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा, और रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो इफेक्ट हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, जब वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, और दोनों इफेक्ट किसके अंदर घुस रहे हैं? मटेरियल के। तो जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मटेरियल के अंदर घुसता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? निकल ले, अपोज करता है। जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट जब घुसता है तो सपोर्ट करते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई? इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, दैट इज अपोजिशन को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। परमिटिविटी ऑफ, और उस सपोर्ट को क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक वाले को, और इसको क्या कहते हैं? तो परमिटिविटी मतलब अपोजिशन, परमिएबिलिटी मतलब सपोर्ट। कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों। तो ये चीज क्यों बताया, समझ में आया? मैंने यही कहा, कोई मटेरियल के अंदर आखिर में हम पढ़ क्या रहे? हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का, इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट है वो मटेरियल के अंदर जाके क्या करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और हमें समझ में आ गया कि अपोज करता है। तो क्या बाहर फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा कभी भी वो मटेरियल के अंदर उतना ही इफेक्ट दिखाएगा क्या? नहीं, जरूर कुछ ना कुछ अपोज हो ही जाएगा। बोलो बच्चों। तो कब कहां सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा? समझ में आया ये सब लाइन? कचरा ना हो जाए, ठीक है ना? पक्का स्टोरी बननी चाहिए, नहीं तो स्टोरी नहीं है तो मैं लिखवा तो रहा नहीं हूं, और लिखवाने की वाली चीज भी नहीं है, तो मैंने अपनी स्टोरी बनाई है। ऐसा तो नहीं कि बुक में कहीं लिखा हुआ है ये सब, नहीं, ये स्टोरी। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि बाहरी इफेक्ट जब मीडियम के अंदर जाता है तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो बाहरी इफेक्ट के कारण कुछ चेंजेस होता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा, और वो चेंजेस हमेशा ऐसा होगा कि बाहरी इफेक्ट को क्या करे? अपोज करे। इलेक्ट्रिकल की बात करो, है कि नहीं? अब कोई अपोज ज्यादा करता है, कोई अपोज कम करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? और सोचो, और सोचो, मैंने कुछ बताया है? इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है? इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है? अरे बोलो। अपोज एकदम ही नहीं होगा अगर, कॉमन सेंस डेवलप करो, बताओ ना बच्चों, पढ़ने लगते हो क्या? एकदम अपोज ना हो अगर, हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं इलेक्ट्रिकल, हाँ, एकदम अपोज कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन ही ना हो, जब, अरे बोलो। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक का मैक्सिमम इफेक्ट कहां होगा? जहां मतलब इलेक्ट्रॉन ना हो, जहां इलेक्ट्रॉन कहां नहीं होगा? इन्वर्टर में तो होता है, अभी पढ़ा हमने। कहां नहीं होगा? हाँ, कहां नहीं होगा इलेक्ट्रॉन? कोई ऐसी जगह दुनिया में जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? हाँ, फ्री स्पेस। कहां? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन होगा? अरे मटेरियल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगी? सुनाई दिया? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? यानी हम किसी चार्ज के इफेक्ट को देखें तो सबसे ज्यादा कहां दिखेगा?
फ्री स्पेस में। एयर में आएंगे तो कुछ मटेरियल मिल जाएगा, कुछ समझ में आया? एयर में आएंगे तो कुछ मिल जाएगा ना, दूर दूर ही सही एटम मिलेगा ना। और डेंसर मटेरियल में जाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा मटेरियल जो नॉन पोलर है उसके अंदर अपोजिशन ज्यादा होगा या पोलर मॉलिक्यूल के अंदर अपोजिशन ज्यादा होगा? कॉमन सेंस बताओ, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, सोचना नहीं है कि मैंने तो सीधा एक सोच बताई है ना, उस सोच को तो आगे बढ़ाओ ना तुम। कोई जैसे बेंजीन है, बेंजीन चारों से घिरा रहता है ना, पोलर है क्या वो? नहीं। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर नहीं है। लेकिन वाटर है तो, वाटर है तो क्या होगा? ऑलरेडी पोलर है, और जब मैं बाहरी फील्ड लगाऊंगा तो और पोलर हो जाएगा, और ज्यादा पोलर हो गया और शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट किस में होगा? बेंजीन में कि वाटर में? वाटर में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होगा वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अरे बोलो बच्चों, इसका मतलब ये है। क्या स्टोरी सबको समझ में आई? वापस 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 अपनी स्टोरी अब बना लो, काम खत्म करो। कुछ स्टोरी बनी कि नहीं? मैं पढ़ा थोड़ी रहा था, चार्जिंग की बात थोड़ी कर रहा था मैं तो। इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी हम मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम के असर को खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब ये दोनों चैप्टर में, मतलब इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होगा, आगे कैपेसिटर में भी होगा, दोनों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को सोचने लेवल पे तो हमने खत्म कर लिया। सुनाई दिया? अच्छा, वापस तो फिर से वापस आते हैं। देखना बच्चों, अब एक छोटे छोटे पॉइंट्स में अपोजिशन will be maximum in, या पहला पोजीशन को एक नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद उसको सिस्टमैटिक कर लेंगे। This opposition will be measure of permittivity। ये जो अपोजिशन है वही किसका मेजर है? परमिटिविटी का। और मैटी फील्ड में परमिबिलिटी। क्या यहां पे लिख लो? दिस सपोर्ट will be measure of permittivity। ये हम ऐसा डिनोट करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं फ्री स्पेस के लिए। सुनाई दिया? परमिबिलिटी, सॉरी। परमिएबिलिटी, कोई दिक्कत? ये दो चीज। अच्छा, अब दूसरा ये पॉइंट हो गया। क्या लगता है अपोजिशन कहां ज्यादा होगा? ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन, हाँ, यानी ज्यादा फ्री होगा, है ना? फ्री होगा, जितना ज्यादा फ्री होगा उतना ज्यादा अपोजिशन। और सबसे ज्यादा फ्री किस में होता है? सही ना? तो जहां इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो अपोजिशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब बताओ, तो कंडक्टर में एकदम ही फ्री है, एकदम फ्री है, यानी मैक्सिमम फ्री है, तो मैक्सिमम अपोजिशन होगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब कि परमिटिविटी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? समझ गए? अच्छा, वाटर में, क्योंकि ये पोलर है, क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। नहीं, थोड़ा सोचो। हाँ, मतलब कम होगी, उससे तो कम होगी। हाँ, तो थोड़ा कम होगी, है ना? तो इसमें भी ज्यादा होगी लेकिन कंडक्टर से कम होगी, है ना? तो ज्यादा होगी पर, हाँ,
कंडक्टर से कम होगी। अरे कुछ समझ में आया? नेचुरल है किसी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और कम होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और कौन बताएगा? क्या पूरा लिख दूं? हाँ, फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या कहलाएगी? एप्सिलॉन नॉट कहलाएगी ना, मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम होगी। अरे कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों। फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या होगी? मिनिमम। क्यों? अपोजिशन ही नहीं है तो मिनिमम होगी, मिनिमम, जीरो नहीं होगी। नहीं, वो परमिटिविटी एक्चुअली मैंने ऊपर लिखा इक्वल नहीं बोला, परमिटिविटी मैंने कहा मेजर। हाँ, दिस अपोजिशन विल बी मेजर ऑफ परमिटिविटी। तो मैंने ये नहीं कहा कि अपोजिशन जीरो तो परमिटिविटी जीरो, नहीं। सुनाई दिया? मैंने क्या कहा? दिस अपोजिशन विल बी मेजर ऑफ, मैंने नहीं कहा दिस अपोजिशन इज परमिटिविटी, नहीं। अंतर समझ में आया? वो मेजर है, उसे तुम कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है सबको? अब सुनना, तो देखना बच्चों, ऐसा इफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is epsilon naught, then permittivity of medium will be k epsilon naught, और कुछ जगहों पे relative permittivity into epsilon naught। relative permittivity क्या कहते हैं इसको कभी कभी, और इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है बताता हूं। चलो थोड़ा थोड़ा टर्म आ गया ये सब। तो पहला सुनो भाई, फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, तो पानी की परमिटिविटी कितनी? 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कितना है? तो ये 81 टाइम्स जो बता रहा है उसको हम कहते हैं या तो रिलेटिव परमिटिविटी कह दो या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दो। यानी ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या बता रहा है? फ्री स्पेस के कितने गुना। ऐसा क्या होगा? ये फ्री स्पेस का ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। कितना होता है बच्चों? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ऐसा यूनिट। हाँ, जो भी ऐसा यूनिट है, समझ गए? ये मिनिमम है। और जब भी हम किसी मीडियम की देखेंगे तो इसके कितने गुना है देखना पड़ेगा। वो कितने गुना है ये कौन बताएगा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसी को कई बार कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या सबको समझ में आया? के और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? के कभी 1 से कम होगा क्या? कभी के 1 से कम हो सकता है? क्योंकि के सबसे मिनिमम किसकी है? फ्री स्पेस की। तो बाकी मीडियम की इससे ज्यादा ही होगी, और ज्यादा ही होगी तो के कभी 1 से कम, यानी के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू किसका? फ्री स्पेस का। के इन्फिनिटी किसका होगा? कंडक्टर का। अरे कुछ समझा पा रहा हूं के क्या होता है? तो अब बताओ कुल मिला के क्या तुम्हारी स्टोरी क्लियर हो गई? क्या सीखा अभी तक? चलो बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। केवल इंडक्शन पढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है। केवल इंडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी के बाहर तुम कोई भी चार्ज रख देते हो तो उस चार्ज के कारण बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट होते हैं तो अंदर कैसा सिचुएशन है, फोर्स उस पे उसको रोकने वाला कोई है कि नहीं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा या कम शिफ्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टर की इंसुलेटर। समझ गए? या पोलर या नॉन पोलर। जितना ज्यादा शिफ्ट, इस फिनोमेना को हम चार्जिंग कहते हैं बाय इंडक्शन। खत्म? तो इंडक्शन तो यहीं पे समाप्त, खत्म। लेकिन हमने उसके लिए इसको नहीं पढ़ा था।
हमने असल में पढ़ा था समझने के लिए कि ये नए नए टर्म्स जो आ रहे हैं वो क्या है। ये सारे टर्म्स मुझे पूरा विश्वास था कि पहले से कोई भी जानता नहीं था, कि वो डिफाइन नहीं कर सकता था या फील नहीं कर सकता था, एटलीस्ट फॉर्मूला याद रहा मुझे पता है। मैं केवल चाह रहा था, मेरी कोशिश भी यही रहती है कि तुम अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो कि लॉजिक अपने आप काम करने लगे। यानी अब आगे से मीडियम के असर को जानने के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपने लॉजिक को लगाओगे, ना कि फॉर्मूला। और लॉजिक क्या कहता है कि जो ऑपोजिशन है उसको हम परमिटिविटी कहते हैं, उसको मतलब उसका मेजर। सबसे कम मेजर किसका, अपोजिशन किसका हो सकता है, फ्री स्पेस का। कितना, 8.85 इन 10 टू पावर -12। जब भी किसी मीडियम का लेंगे इसका मल्टीपल होगा। सबसे ज्यादा मटेरियल में क्या होता है, वाटर का 81। कंडक्टर को छोड़ दो, कंडक्टर को तो इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर कितना होता है, इनफाइनाइट। बाकी मटेरियल की बात करो, सही है। किस माइका का कितना होता है, ग्लास और माइका का 5-6। ये ग्लास या माइका जो है इसका कितना होता है, 5-6 ऐसा होता है। जो ज्यादा इंसुलेटेड होगा थोड़ा कम होगा, तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और कहीं एटम मटेरियल ही नहीं है तो, जैसे एयर, भाई एयर में एटम ही कम है। जब एटम ही कम है तो ऑपोजिशन कम होगा ना, तब और कम होगा। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1.002, 1.002 यानी लगभग वैक्यूम। 1.006 एयर का, एयर मतलब सब मिक्स हो गए, 1.006। इसका मतलब कि हम हाइड्रोजन और एयर इन सबको तो क्या मान सकते हैं, फ्री स्पेस। क्या मान सकते हैं। लेकिन माइका है और किसी की चीज बात की जाएगी तो उसका मतलब है कि अपोजिशन 2 गुना है, 3 गुना है, 6 गुना है, 8 गुना है, 81 टाइम्स है। अरे कुछ समझ में आया, अपोजिशन कितना टाइम्स है, 81 टाइम्स। यानी बाहर किसी चार्ज के कारण किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है F, तो पानी में लगेगा F/81। किसी चार्ज के कारण, किसी चार्ज के कारण हवा में फोर्स लग रहा है कितना, F, तो पानी में कितना लगेगा। ये क्यों लगेगा, ये फोर्स से कम फोर्स से खींचना शुरू कर देगा क्या चार्ज, वापस ये चार्ज इस चार्ज को 8F फोर्स से खींच रहा है, तो पानी में कम फोर्स से खींचेगा क्या, नहीं। क्या होगा, एडिशनल मीडियम एक फोर्स लगा देगा। अरे बोलो बच्चों, तुम बताओ फिर से, क्या ये इसको खींच रहा है कितने से, F से। पानी के अंदर ये इसको F से F/81 से खींचने लगेगा क्या, नहीं, F से ही खींचेगा। लेकिन बाकी मीडियम उसको हाँ अपोज कर देगा, यानी अलग से फोर्स लगा के इसके असर को कम कर देगा। उसको कम नहीं करेगा, उसके एग्जैक्टली फोर्स को कम नहीं करेगा, बल्कि एडिशनल फोर्स लगा के नेट असर को कम करेगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, सही कि गलत। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, लेकिन दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम नहीं होता। मेरी बात समझ में, क्या कम होता है, नेट, क्योंकि एडिशनल इफेक्ट मीडियम का आता है। चार्ज का फोर्स कम नहीं होता भाई, एक चार्ज दूसरे चार्ज को लगा फोर्स से खींच रहा है K1Q2/r², तो पानी के अंदर भी इतने से खींचेगा। वो अलग बात है कि पानी के अंदर मीडियम भी कुछ फोर्स लगा के उसको उल्टा खींचने लगेगा, इसके फोर्स के अगेंस्ट खींचने लगेगा, जिसके कारण नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम। क्या ये समझ में आया, ये छोटी छोटी बातें हो गई। तो अब यहां पे बताओ, K विल बी इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, कौन सा, सबका, चाहे कोई भी कंडक्टर, सब में हम इनफाइनिटी मानते हैं। कोई ज्यादा अच्छा कंडक्टर, कोई कम अच्छा कंडक्टर नहीं होता, सब इनफाइनाइट होता है, याद आएगा। तो उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। K 5-6 के आसपास होता है किसका, ग्लास, माइका, जो भी, मतलब तुम एक रफ आइडिया में दे रहा हूं, बाकी तो तुम मटेरियल थोड़ा अपने एनसीईआरटी को देख लेना, सही ना। K लगभग होता है 1.002 1.006 फॉर ऑक्सीजन, नहीं हाइड्रोजन, यस सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए सबसे कम। और ये किसमें होता है, एयर एज ए होल, यानी उसमें कई का मिक्सचर है। लेकिन कितना भी इलेक्ट्रॉन की कमी या एक्स्ट्रा हो, बात यह है कि मॉलिक्यूल ही कम है, तो पोजीशन तो कम होगा ही। क्या इस सबको समझ में आया, ओके। क्या मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, या चलो एक लाइन और लिख देते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए ये तुम्हारे पास एक जगह सिस्टमेटिक मिल जाएगा। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा कि वहां पे पढ़ाया था, देख लेना, तो समझ गए ना, तो अपना दिमाग लगा लेना। देखो, मान लो ये एक प्लेट हमने रख दिया, या चलो ठीक है,
ये हमने बाहरी फील्ड कितनी लगा दी, ई नॉट, कितना लगा दी, ई नॉट। अंदर पहुंचा कितना, ई नॉट। डेवलप कितना हुआ, ई इन। डेवलप हुआ ना, मैंने बोला ना अंदर एक डेवलप हो जाता है। तो नेट कितना हुआ, ई नेट हो गया ना, कितना, ई नॉट माइनस ई इन। ई मतलब असर ना, ई मतलब जैसे फोर्स है वैसे ही उसका असर है। लेकिन इसको हमने क्या कहा कि ये कितना हो जाता है, अभी हमने बोला कि ये कितना हो जाता है, पानी के अंदर कितना हो जाता है, समझ गए, पानी के अंदर कितना हो जाएगा, यानी हवा में ई नॉट है तो अंदर कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई 81। माइका में कितना हो जाएगा, तो किसी के वाले में कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई। बहुत बढ़िया, ये सब आता है ना तुमको, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तुम ही बताया अभी। यानी ये जो असर आया ना, नेट इफेक्ट, वो ई नॉट जो मैंने लगाया था उसका ई नॉट बाई के हो गया। ये समझ में आया क्या, मैंने क्या लगाया था, ई नॉट, अंदर क्या डेवलप हुआ, ई आई, और ये जो पूरा असर है वो कितना हो गया, ई नॉट बाई के। ये इसको कहते हैं। कुछ समझा पाया क्या, नहीं टफ हो गया क्या। बाहर मैंने कितना लगाया, ई नॉट, अंदर कितना पहुंचा, पहुंचा तो ई नॉट, लेकिन अंदर से एक और डेवलप हुआ क्या, ई आई, और ये बन के नया क्या हो गया, ई नॉट बाई के हुआ ना, पक्का ना। हाँ हाँ फील्ड है, फील्ड मतलब फोर्स का असर। क्या फील्ड में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, फील्ड मतलब फोर्स का असर। यूनिट चार्ज पे फोर्स देखोगे तो फील्ड कहलाती है, बस यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो क्या कहलाएगी, तो फील्ड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। क्यू चार्ज पे फोर्स देखो तो के क्यू इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट चार्ज पे देखोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा। तो यूनिट चार्ज पे फोर्स इज फील्ड, तो तुम फील्ड को फोर्स ही मानो, फील्ड को क्या मानो, बस यूनिट चार्ज पे मानो ना। अभी के लिए फिलहाल 11th वालों के लिए दिखा, बाकी लोग तो सही ना। ओके अब बताओ, ई नॉट माइनस ई इन को मैंने क्या कहा, जो नया इसका असर है, असर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम, और कितनी कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, पक्का ना बच्चों। अच्छा तो ई नॉट बाई के हो जाती है। अब बताओ अगर ये ई नॉट बाई के हो जाती है तो ये एक जबरदस्त रिजल्ट हमारे बहुत दूर तक काम आने वाला है। अब इसे तुम चाहो तो ई इन की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, ई नॉट है ना, तो अंदर कितना डेवलप हुआ, ई इन आ गया, यानी इन कितना डेवलप हुआ, ई इन कितना डेवलप हुआ, ई नॉट कॉमन 1 माइनस 1 बाई के। क्या ये याद रहेगा बच्चों, अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है। यानी बाहरी फील्ड का असर अंदर एक फील्ड डेवलप करने के लिए हुआ जो इतना डेवलप हुआ, बाहरी फील्ड का असर इतना, सुनाई दिया। तो बाहरी फील्ड का कंडक्टर में कितना हुआ, के कितना हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर असर के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, के कितना हो जाएगा, और 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है। तो बाहर अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ वो बाहर फील्ड के बराबर होगा, जिससे कि टोटल नेट फील्ड क्या हो गई, क्या ये सबको समझ में आ गया। ओके बहुत दूर से चले, तुम चार्जिंग के बारे में तुम समझ रहे हो ना, चार्जिंग तो बहुत छोटी बात है, वही बता देना क्या कि चार्ज एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, दैट्स ऑल, खत्म, सुनाई दिया। शुरुआत उसके बाद हुई कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिबिलिटी क्या होती है, के क्या होता है, असर कैसे होता है, फील्ड क्यों ऐसा होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन में काफी कुछ हम लोगों ने सीख लिया। तो चार्जिंग हो गया। अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, एक बॉडी लिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इस पे डाला तो वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गायब कभी नहीं होगा, वो डाल दिया तो रहेगा इसके ऊपर। मजा नहीं आया, फिर से दूसरे वर्ड्स में, एक बॉडी लिया, इस बॉडी के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है, 100 एग्जाम्पल। तो जब तक उसको मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा अपने आप वो 100 इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होगा।
मेरी बात समझ में? गैप नहीं होगा मतलब वो कहीं हाँ विलुप्त नहीं हो जाएगा, केवल क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर। तो क्या कहते हैं इसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है गायब हो गया पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ होगा। अरे मेरी बात समझ में आई? तो प्रॉपर्टीज में पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या मैं मान के चलूँ कि ये सब थोड़ा बुक से पढ़ लोगे? मैं बता देता हूँ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कि चलो आओ इलेक्ट्रॉन बनाए, नहीं कर सकते। चलो आओ प्रोटॉन बनाए, ऐसा नहीं कर सकते, बनाओगे नहीं, वो पहले से है तो है बस। ठीक है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू। कर लोगे? मैंने जो दूसरा भेजा उसमें लिखा होगा, एक और नोट भेजा था ना, तो थोड़ा टाइम बचाए ना, नहीं तो दिक्कत होगी। थोड़ा टेंशन है बच्चों, कोर्स समझ रहे हो ना, जरूर टेंशन बच्चा है, बहुत टेंशन की बात है। और अभी तक तुम्हारी स्पीड उस तरह नहीं बढ़ी है जैसा बढ़नी चाहिए, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा धीरे ही चल रहे हो अभी तो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल सी बात समझ में आ गई भाई, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, गायब कर दे, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, चार्ज खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत होगा तो तुम एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या करोगे, हाँ भेजोगे, बस। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसको गायब कर दो, क्रिएट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि चलो आओ चार्ज बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। सुनाई दिया? तो चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to other. बस। नेक्स्ट वन, तो एक हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तुम्हें पता चल गया। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि तुम्हारे पास जो पैसा हो सकता है वो हमेशा 1 रुपए का मल्टीपल ही हो सकता है, या उससे कम हो सकता है। 450 रुपए 50 पैसे हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता था अगर 50 पैसे चलता। 400 रुपए 25 पैसे भी हो सकता है अगर 25 पैसे चलता। तो 400 रुपए ही हो सकता है, या 401 हो सकता है, या 402 हो सकता है। क्यों? स्टोरी बताओ, स्टोरी क्या है? तुम्हारे पास जो भी पैसा होगा वो 400, 401, 402, 403 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो पैसा हो सकता है वो 1 रुपए हो सकता है। अरे बोलो, इसका मतलब 400 यानी मनी विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1, दैट इज मिनिमम पॉसिबल पैसा। तो किसी के पास कभी भी जो भी पैसा होगा वो हमेशा मिनिमम पॉसिबल पैसे का मल्टीपल ही होगा, होगा कि नहीं? ऐसे ही किसी फोटोन की एनर्जी h न्यू है, कितनी है? फोटोन की एनर्जी, तो बीम की एनर्जी कितनी होगी? h न्यू का मल्टीपल होगा। बीम मतलब लाइट बीम की। भाई एक पैकेट ले आ रहा है h न्यू, तो बहुत होगा तो तुम एक पैकेट लोगे, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 100 पैकेट, 1000 पैकेट, जो भी है, तो पैकेट में ही रहेगा ना। इन एनर्जी ऑफ ए बीम विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, दैट इज h न्यू। तो हम कहेंगे कि बीम की एनर्जी क्वांटाइज है। बीम की एनर्जी क्या है? पैसा क्या है? चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी किसी बॉडी को, किसी दूसरी बॉडी को चार्ज दोगे तो मिनिमम कितना दे पाओगे? या तो उसका मल्टीपल। तो क्या बोलोगे? चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं?
क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं? चार्ज कैन बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का दो टुकड़ा कर सकते हो अगर, तो फिर उसका मल्टीपल हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई? तो ये क्वांटाइजेशन है, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, एंड सो ऑन। फिर से सुनना, कोई भी चीज क्वांटाइज कब होगा? एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो तब। मास क्वांटाइज है क्या? क्योंकि उसकी कुछ भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि मास की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? एनर्जी। हाँ, उसको एनर्जी बदल पाएंगे ना। तुमने सुना होगा, अरे भाई ये जो क्वार्क जो हैं, तुम लोगों ने अगर थोड़ा देखा होगा नेट पे मॉडर्न आजकल, तो क्वार्क या ये वो जो भी बहुत सारे पार्टिकल्स नए नए आ गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और ये सब, इन सबको मास के टर्म में नहीं डिनोट किया जाता है। तो देखो वहाँ पे ईवी के टर्म में डिनोट किया जाता है कि क्वार्क इज इक्वल टू दिस ईवी, उसका मास इतना ईवी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्वार्क का जो मास है वो इतना ईवी है, मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी के फॉर्म में डिनोट किया गया है। मास को किसके फॉर्म में डिनोट किया गया? उसकी प्रॉपर्टी मास नहीं है, एनर्जी है। तो वो मास नहीं हो, क्या है वो? एनर्जी। इक्वल टू mc स्क्वायर, तुम जान रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे तुम मास निकाल, वो अलग बात है। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब कि मास की मिनिमम क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो एनर्जी है, और एनर्जी की मिनिमम क्वांटिटी नहीं पता कि क्या है, अभी तो छोटी होती चली जा रही है। सुनाई दिया? तो हम क्या कहेंगे? मास इज क्वांटाइज, मास इज नॉट क्वांटाइज। तो क्वांटिजेशन का मीनिंग समझ में आ गया? मैं क्वांटिजेशन फिर बोल रहा हूँ, एक लाइन में बता के चल जाता अभी, लेकिन क्वांटिजेशन का आगे से क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? क्वांटिजेशन का मीनिंग है मिनिमम पॉसिबल का मल्टीपल होगा। तो जिस क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल हो, हर वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज। नहीं तो नहीं, याद रहेगा। तीसरा, एडिटिवनेस ऑफ चार्ज। ये तो फालतू चीज। किसी बॉडी पे तुमने 2 कूलम का चार्ज दिया, -3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, तो टोटल चार्ज विल बी सम ऑफ, तो टोटल चार्ज Q टोटल विल बी सम ऑफ ऑल चार्ज। अरे कुछ समझ में आया? जितने भी चार्ज सबका सम कर दोगे, अलजेब्रिक सम। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चौथा, ये बताओ, मास जब चलता है किसी वेलोसिटी v से, तो तुम जानते हो ना मास बदल जाता है? नहीं, m0 1/v/c का होल स्क्वायर अंडर रूट। अरे यही तो होता है ना मास। मास बदल जाता है, यानी अगर v वेलोसिटी कोई मास चलेगा, तो मास जो हमें महसूस होगा वो अलग महसूस होगा, रेस्ट मास कुछ और है, मूविंग मास कुछ और होगा, बढ़ता जाएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगेगा तो मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये देखो, c/c1 1 0, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलूं तो मेरा मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मैं इनफाइनाइट मास की तरह काम करूंगा, मैं खुद यूनिवर्सल हो जाऊंगा। समझ गए? समझो। तो इसको कहते हैं मास इज वेरिएंट। वेरिएंट है ये, क्या है ये? हाँ, ये वेरी कर रहा है ना वेलोसिटी से, लेकिन चार्ज ऐसा वेरी नहीं करता। अरे मेरी बात समझ में आई? तो क्या कहूंगा यहाँ पे? चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास विल वेरी। ऐसा लिख दूं? वेरी विथ वेलोसिटी। मेरी बात समझ में? चार्ज इज इनवेरिएंट, क्या मतलब? चार्ज चलता है तो भी क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना ही रहेगा, यानी हमें बदला हुआ नहीं दिखता। मेरी बात समझ में? जैसे सूडो फोर्स में मैंने क्या बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया सूडो फोर्स में? जल्दी बोलो। कि कोई एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे से फोर्स बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन एक्सेलरेशन दिखता है, तो कह सकते हैं फोर्स इज इनवेरिएंट बट एक्सेलरेशन कैन वेरी, है ना? वैसे मैं बोल रहा हूँ, तो चार्ज वेरी नहीं करता, चार्ज कांस्टेंट दिखता है। सुनाई दिया? अगर मैं एक्सीलरेट हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो भी चार्ज क्या दिखेगा? वही, लेकिन मास वेरिएबल दिखेगा। सुनाई समझ में आया सबको? पांचवा, चार्ज इज
नॉन रिलेटिविस्टिक। क्या मतलब? हाँ, वो भी चल रहा है और मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे बदला हुआ नहीं दिखेगा। यानी ऑब्जर्वर के चलने से चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं दिखता। तो चार्ज के चलने से भी वेरिएशन नहीं दिखता और ऑब्जर्वर के चलने से भी कोई वेरिएशन नहीं दिखता, तो नॉन रिलेटिविस्टिक। समझ गए? बोलो बोलो बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, रट ले। ठीक, ये सब तुम ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बार बार यूज ही होता है, हम लोगों को अभी पहले भी यूज कर चुके हैं। तो भाई नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q अपॉन N E किया था ना कल, वही तो है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज समझ में आ गया? ओके। अब छोटे छोटे और एक दो पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फोर्स, कुछ प्रॉपर्टीज में और बताना। क्या एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? क्या एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? अरे को समझ में आया? तो ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। कैसे? तुम ये तो जानते ही हो। याद आया? तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे रखोगे तो उसका नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही? अच्छा, दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इफ टू bodies are repelling each other, this implies both are charged, both are similarly charged। मतलब चार्ज ये तो है। अरे कुछ समझ में है? दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों एक दूसरे को, दोनों पे चार्ज है ऐसा नहीं है। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों चार्ज है जरूरी नहीं है, लेकिन दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो 100% वो पक्का ना? तो क्वेश्चन आया आईटी में ये दोनों पॉइंट पे। सही? दो सिमिलर बॉडीज सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है? दो सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ, तुम लोगों ने वो पढ़ा है, फिल्ट्रेट डालने से पानी, फिल्ट्रेट डालने से पानी साफ हो जाता है। क्या पढ़ते हो तुम लोग? केमिस्ट्री में पढ़ते हो कोएगुलेशन, पढ़ते हो ना? फिल्ट्री में क्या होता है? जो फिल्ट्री क्या करता है ना, जो कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं पानी के अंदर, उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। एग्जैक्टली ऐसे ही लेयर दूसरे की तरफ बनाता है और दोनों सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर चार्ज का डिस्टेंस कुछ अलग है। सिमिलर चार्ज पॉइंट मास नहीं बोल रहा हूँ, बॉडी बोल रहा हूँ। मेरा क्या मतलब ऐसा कुछ है। एक प्लस चार्ज है, मान लो चार्ज, तो क्या डेवलप हो गया? माइनस। ऐसे ये प्लस चार्ज है और चार्ज तो क्या डेवलप हो गया? माइनस। हो सकता है दोनों नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करे, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करे। उसके बाद भी दोनों बीच में क्या हो? अट्रैक्शन, यानी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। सुनाई दिया? अरे बोलो, क्लियर? तो अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने कहा वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। सही? तो ये छोटे छोटे और पॉइंट्स थे। बस एक चीज याद रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करो। अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो क्या? और इसको भी तुम एक तरह से जनरल नहीं लेके चलोगे, बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि न्यूट्रल बॉडी कैन अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्ज बॉडी विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये दो चीज अपना दिमाग रखो, ठीक है? तो क्वेश्चन इस पे बने हैं ऐसे आईटी में कि एक पॉजिटिव A B C D चार्ज है
ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, बी सी को रिपेल कर रहा है, तो बताओ ए बी सी डी का चार्ज क्या है, ऐसा करके। समझ गए? एक बार आया तो तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। कौन सा वाला? रिलेटिविस्टिक वाला। एक बॉडी चार्ज रेस्ट पे भले ही है, मान लेते हैं, दूसरी बॉडी जो मूव कर रही है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो इसके मूवमेंट के कारण चार्ज के वैल्यू में कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो खुद के मूवमेंट से जो नहीं दिखेगा वो नॉन मतलब इनवैलिड, सही है। और दूसरे के मूवमेंट से अगर कोई चेंज नहीं दिख रहा है तो नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिव नहीं है वो। समझ गए? कोई दिक्कत? यानी चार्ज अगर क्यू है तो मैं मूव करके देखूं तो भी क्यू ही दिखेगा, रेस्ट पे देखूं तो भी क्यू ही दिखेगा। सही है? कोई दिक्कत? हो गया। तो चार्जिंग ये खत्म, छोटे छोटे पॉइंट से चार्ज के काम खत्म। ठीक, अब कितने बजे तक हमारा टाइम है? 7:30 तक था।